अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी स्पीकर की रोलिंग जब कल अदम करार दी गई, कल की सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग की जानिब से हमने देखा ये वर्डिक्ट आया और फाइनली एक क्लैरिटी देखी गई इन दी एटमॉस्फेयर, हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर या फिर पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, जो कि काफ़ी अरसे से अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब पार्लियामेंट रिस्टोर्ड की गई तो यहाँ पर भी एक कॉन्फिडेंस लेवल मार्केट के अंदर देखा जा रहा है। वो इस सेंस में कि हम कह सकते हैं कि एक शेकी परफॉर्मेंस देखी जा रही थी। पता नहीं था कि क्या होने वाला है या क्या डिसीजंस आएंगे या फिर किस डायरेक्शन में मूवमेंट होनी है, लेकिन एटलीस्ट जब आपके पास क्लैरिटी आती है तो आपके पास वे आउट होता है कि मार्केट के अंदर या फिर इकोनॉमिक नंबर्स कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये अगर हम बात करें डॉलर के हवाले से तो गलत नहीं होगा कि कल के दिन हमने जो एक शार्प डिक्लाइन देखा था, आज हमने एक रिकवरी नोट देखा है। 3 रुपए यानी कि 2.9 रुपी की जो है वो एप्रिसिएशन देखी गई है। 189 से डायरेक्ट 185 पॉइंट समथिंग जो है वो डॉलर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। रुपी यहाँ से डॉलर एंड रुपी पैरिटी जो नेगेटिव जोन में दिखाई दे रही थी, फाइनली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी और रिकवरी की वजह से ही जो है वो मार्केट के अंदर भी एक पॉजिटिव जेस्चर देखा गया है। 500 अबव पॉइंट्स का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया और इसके साथ साथ जैसे जैसे रुपी अप्रिशिएट होता जाएगा, चीज़ें और सिनेरियोज बेहतर होते जाएंगे। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ, जो कि काफ़ी लो दिखाई दे रही थी, तो अब क्या सिचुएशन बन रही है और चीज़ें कहां पर जा रही हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं उनकी अगर जीडीपी को थोड़ा सा विटनेस किया जाए, उनके थोड़े से इनिशिएटिव्स को विटनेस किया जाए तो पाकिस्तान और उनका एक कंपैरिजन करके भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। इसके साथ साथ पॉलिसी रेट, कल हमने देखा कि अनाउंसमेंट की गई, तो कल के पॉलिसी रेट को भी आज हम डिस्कस करेंगे। एक शार्प इजाफा देखा गया है 2.5 बिप्स का और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक अग्रेशन या ये भी एक पॉलिसी रेट की वजह से भी डॉलर जो है वो काफ़ी हद तक डेप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया है, तो ये गलत नहीं होगा। नेक्स्टली लॉज के हवाले से बात करेंगे। टैक्स लॉज हमारे पास मौजूद हैं, टैक्स रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं और साथ साथ जो मॉडर्नाइजेशन टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन देखी जा रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट थी पहले भी और अब आई है, तो उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान मर्चेंट। आप टैक्स बार एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं और साथ साथ टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। ज़ीशान साहब, ये बताइए कि पहले क्रॉनिकल या पहले जो प्रेजेंटली हालात हैं वो डिस्कस करते चलते हैं। कल के हमने सब ने देखा, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट अनाउंस किया गया, डिप्टी स्पीकर की रोलिंग को कलअदम करार दिया गया। क्या चीज़ें विटनेस करने वाले हैं हम, क्या सरप्राइजेस होने वाले हैं और 3-4 दिन के बाद इकोनॉमिक जो कंडीशन है या फिर हम कह सकते हैं जो एक कैओस था वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछले कुछ अरसे से जो है एक अनसर्टेनिटी की एटमॉस्फेयर थी बिजनेस कम्युनिटी में भी और अदरवाइज एक आम आदमी भी जो है इसको सोच रहा था कि आगे होने क्या वाला है और हमें कोई भी चीज़ सर्टेनिटी के साथ नज़र नहीं आ रही थी कि होने क्या जा रहा है, कि क्या ये गवर्नमेंट रहेगी या गवर्नमेंट नहीं रहेगी। फिर एक मूव हुई, डिप्टी स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी, उस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस लिया। नोटिस के बाद कल उसमें एक जो डिसीजन आया है उसमें उन्होंने वो तमाम जो स्टेप्स लिए गए थे डिप्टी स्पीकर साहब के बाद और उसके उनके डिसीजन के कॉन्सिक्वेंस में जो जो स्टेप्स लिए गए थे उनको सबको नल एंड वॉइड कर दिया गया और अब वो सारी चीज़ें उसी तरह से स्टैंड कर रही है कि जो कि 3 अप्रैल को स्टैंड कर रही थी। एक तो ये चीज़ क्लैरिटी के साथ नज़र आ गई। इसके साथ अब जो गोइंग फॉरवर्ड जो कल जो होने जा रहा है वो भी एक सर्टेनिटी के साथ नज़र आ रहा है, चूँकि जो अपोजिशन है उसने पहले से ही अपने नंबर्स को शो किया हुआ है कि जो उनके पास मेजॉरिटी है, तो ऑलमोस्ट सर्टन है अनलेस कोई और इवेंचुअलिटी हो जाती है कि कल इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का लास्ट डे होगा और उसके बाद ऑपोजिशन अपना जो भी नॉमिनेशन होगी वो करके इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक तो ये वे फॉरवर्ड कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का लास्ट डे होगा? अपेरेंटली मैंने जैसे कहा पहले, अपेरेंटली के अभी तक अनलेस एंड अनटिल कोई हो सकता है ना चीजें ना आ जाए। और ये हमारी हिस्ट्री रही है कि बहुत सारी चीजें जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही होती वो हो जाती है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, व्हाटएवर इज बेस्ट फॉर पाकिस्तान
लेट्स विश फॉर दैट कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो हो जाए। अब बिल्कुल। आपने बात की सर्टेनिटी की, यस जो कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उससे कुछ चीज़ें सामने आई कि जी अब नजरियात ज़रूरत को जो है सामने नहीं लाया जाएगा। बिल्कुल। एक ये बहुत अरसे से हम ये समझते थे कि भाई हर आदमी अपने हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन को ट्विस्ट करता है, कल मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन को ट्विस्ट नहीं किया जा सकेगा। आई होप एंड आई प्रे कि ये इसी तरीके से फ्यूचर में भी चलता रहे और उसमें ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंस रखेगा। अब उसके साथ साथ आपने देखा कि कल स्टेट बैंक के गवर्नर ने एक इमरजेंसी मीटिंग की और उसमें इमरजेंसी तौर पे गो के वो ड्यू नहीं था इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को इस वजह से बढ़ाया कि डॉलर बेहंगम हुआ था। पिछले कुछ दिनों में 10 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका था और सिर्फ कल के दिन में 3 रुपए से ज्यादा डॉलर बढ़ा था, फिर कुछ कम हुआ। तो स्टेट बैंक ने अच्छा, कितने एनालिटिक्स हमारे पास ये मौजूद हैं कि डॉलर 200 रुपी यानी कि डॉलर और इसकी रुपी पैरिटी के अंदर 200 रुपीस तक जो है वो रुपी जाएगा, और ये बड़ा एक कॉन्फिडेंस के साथ एनालिसिस हम देख रहे थे डेली बेसिस पे। अब जबकि ये चीज़ें रिकवरी नोट पे आ रही हैं तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेलकम हो रहा है। आई होप एंड आई विश कि ये बात जो आप कह रही हैं ये ऐसी ही रहे, लेकिन चूंकि जो इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने बहुत अरसे से 200 रुपए डॉलर की वैल्यूएशन को करना शुरू किया हुआ है। क्योंकि कल भी अगर आप देखें गो के 189 रुपीस का डॉलर था, ओपन मार्केट में 195 रुपए से ज्यादा था और मिल नहीं रहा था। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको डॉलर खरीदने थे कल ओपन मार्केट से तो डॉलर मिल नहीं रहे थे। राइट। तो ये वो चीजें हैं कि जिसमें अब कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी। आज आपने देखा कि जी डॉलर अभी तक जो थोड़ी देर पहले मैंने भी पढ़ा कि 3 रुपए तकरीबन नीचे आ गया है। वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। जो हम कल बात कर रहे थे कि 1200 अरब से कर्जे बढ़ गए, वो 1200 अरब से अब कर्जे खत्म हो गए जो बड़े थे। तो यकीनन हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें चाहिए कि डॉलर एक स्टेबल उस पे लिमिट पे रहे। 160 165 इज अ वेरी स्टेबल लिमिट फॉर डॉलर, ताकि अगर उस पे रहेगा तो ना सिर्फ हमारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएगी। चूंकि देखिए हमारा मसला क्या है कि हम इस वक्त ओगरा ये कह रहा है कि पेट्रोल और गैस को बढ़ाना है, इसी तरीके से आपने इलेक्ट्रिसिटी के रेट को कम किया हुआ है। तो इंटरनेशनली ये चीज़ें बहुत बढ़ चुकी हुई है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इंटरनेशनल इन्फ्लेशन हम पे, क्योंकि हमारी कमोडिटीज जितनी भी प्राइसेस हैं वो बहुत हायर उस पे है और हम पाकिस्तान इंपोर्ट सेंट्रिक कंट्री है, हम अपनी एक्सपोर्ट का रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करते हैं। तो मसला ये है कि जब तक हमने जो पहले भी आपके प्रोग्राम से बात की कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ हम नहीं जाएंगे और हम सेल्फ इंडिजिनस रॉ मटेरियल की तरफ नहीं जाएंगे तो ये चीज़ें होंगी और यही हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका जो गैप है वो बढ़ता चला जाता है। और अब आपने देखा चूंकि हमारे बैंक के रिजर्व्स जो है स्टेट बैंक के वो भी बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास तकरीबन 11-12 पॉलिसी रेट हो गया, अब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी सर। आई होप एंड आई विश के ये चीज़ें बेहतर होंगी, इसमें कोई ना कोई ठहराव आएगा और इस ठहराव के साथ साथ पाकिस्तान के लिए चीज़ें अच्छी होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जी कल का जो एक डिसीजन था वो गो के लगता है ये है कि 2% 2.5% इंटरेस्ट बढ़ गया, लेकिन शायद ये इसका एक इंदिया दिया है स्टेट बैंक ने कि हमारी इकोनॉमी जिस तेज़ी से चल रही थी अब उसको स्लो करना पड़ेगा। तो जो आपका जो जीडीपी का टारगेट था अब वो भी हिट करेगा आपकी जिस तरीके दैट्स से। माय टॉपिक एंड दैट्स माय क्वेश्चन जीशान साहब। जीडीपी ग्रोथ को देखा जाए, कितने ही ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास इतने वसाइल या जितना उनकी इकोनॉमी के इतने ज़्यादा एक मोमेंटम है वो नहीं देखा जाता, लेकिन पाकिस्तान के पास ये सब होने के बावजूद पाकिस्तान की जो एक जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाती है। क्या हमारे पास पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ही इस चीज की हर्डल है या कोई और रीजन है? देखिए पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इसका वन ऑफ द फैक्टर है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी ये इन्वेस्टर नहीं आएगा आपके मुल्क में, और जब इन्वेस्टर नहीं आएगा आपके मुल्क में तो आपके मुल्क में ग्रोथ नहीं होगी। जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो जो आपका जीडीपी है वो नीचे रहेगा। एक किसी भी एक इमर्जिंग कंट्री के लिए ये कहा जाता है कि 5-5.5% से ऊपर उसकी अगर जीडीपी की ग्रोथ हो रही है तो वो सस्टेनेबल भी रहे, और वो सस्टेनेबल है तो इसका मतलब वो मुल्क आगे जा रहा है। और 7% से ऊपर अगर कहते हैं कि 7% से ऊपर ग्रोथ रहे तो इसका मतलब है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बहुत जनरेट हो रही है और आप एक आगे की तरफ निकलने की रेस में लग गए। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास न्यूज़ मौजूद है और वर्ल्ड बैंक ने भी इस चीज़ को जो है वो जमानत दी है कि पाकिस्तान रीजन के में अंदर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस वक्त एम्प्लॉयमेंट है। इसमें एडीबी ने भी अपनी कल एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें भी उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कई सालों में
सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट हुई है वो इन्हीं सालों में Exactly. हुई है। और ये एक क्रेडिट है इस गवर्नमेंट का कि उसने न सिर्फ जो बातें वो करते थे कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, न सिर्फ वो जनरेट की, बल्कि अब आप जैसे वर्ल्ड बैंक भी उसको मान रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी मान रहा है, और दूसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी मान रही है। तो ये क्रेडिट है इस गवर्नमेंट का कि उसने वो पॉलिसीज या वो मेजर्स लिए कि जिसकी वजह से न सिर्फ आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, बल्कि आप देखिए, आप -1% की ग्रोथ थी 2020 में, जिसको आपने चेंज करके 5.6% और ऊपर से वो गए। कोविड का चैलेंज जो कि पूरी दुनिया से नहीं संभल रहा था, पाकिस्तान ने उसके लिए काविशें की और पाकिस्तान के अंदर उसके रिजल्ट्स भी दिखाई दिए। चाहे आप स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी देखें, कितनी इंपॉर्टेंट थी स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी, जिसके इम्पैक्ट हमें उस वक्त नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि Exactly. जिस तरह से पाकिस्तान ने जिशान कोविड को साहब, डील हाँ। किया, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया, और दुनिया के उन ममालिक ने भी पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिसमें यूएस और उन्होंने UK पॉलिसीज अपनाई हैं। शामिल है। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब का स्मार्ट लॉकडाउन का जो एक विजन था या जो उनकी अप्रोच थी, वो बेहतरीन अप्रोच थी और वही बेस्ट अप्रोच थी, और उन्होंने फिर उसको और अपनाया। हमें अपनी गलतियों से या अपने अच्छे कामों से सीखना चाहिए और किसी भी डेवलप कंट्रीज के रास्ते देखना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या इनिशिएट किया और उसके बाद क्या जो है उसके इम्पैक्ट आए। मजीद बात करेंगे, डॉलर के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं क्या रही परफॉर्मेंसेस। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,32,800 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,13,860 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 1931.69 डॉलर। ऑयल WTI पर बैरल 97.06, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 101.5। इट मीन्स कि यहाँ पे ऑयल प्राइसेस में काफ़ी एक शार्प डिक्लाइन देखा जा रहा है। करेंसीज में यूरो रहे 199.5, सेलिंग वॉज 201 रुपीज़। यूके पाउंड बाइंग रही 239.5, सेलिंग वॉज 242.5। यूएस डॉलर बाइंग रही 186.3, सेलिंग वॉज 188.05। यहाँ पे कहना दुरुस्त नहीं होगा कि चीज़ें जो है वो थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता करके फ्लक्चुएट भी हो रही है। आप इंटर मार्केट के रेट देख रहे हैं कि डॉलर में यहाँ पर 188 रुपीज़ जो है वो सेलिंग देखी जा रही है। इट मीन्स कि अभी भी वॉलेटाइल सिचुएशन रहेगी और 3-4 दिन बाद यानी कि मंडे के दिन से हम ये वाज़े तौर पे चीज़ें देखेंगे कि एक्चुअली रेट्स क्या रहे। चाइनीज़ युआन बाइंग रही 23.55, सेलिंग वॉज 23.95। सऊदी रियाल बाइंग रही 49 रुपीज़, सेलिंग वॉज 49.6। यूएई दिरहम बाइंग एट 49.5, सेलिंग वॉज 50.2। कुवैती दिनार बाइंग रही 481.85, सेलिंग वॉज 484.35। एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.85, सेलिंग वॉज 394.88। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनली ऑयल प्राइस भी डिक्लाइनिंग नोट पर है। यहाँ पे ये देखना होगा कि ग्लोबली कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ दिखाई दे रहे हैं। रशिया एंड यूक्रेन का जो एक कॉन्फ्लिक्ट था उसकी वजह से पूरे दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेस के हवाले से, गैस टैरिफ्स के हवाले से, या फिर हम कहें पावर टैरिफ्स के हवाले से इशूज़ होते जा रहे थे। यूरोप कंट्रीज़ के हवाले से भी जो है हम कह सकते हैं यहाँ पे इशूज़ हो रहे थे। तो मज़ीद बात करेंगे, ज़ीशान साहब भी मौजूद हैं। ज़ीशान साहब, इंटरनेशनली अगर हम बात करें, जो थोड़ा सा हमारे लोकली तो कैओस था ही, एक इंटरनेशनली भी यही देखा जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि एक वार जोन में दिखाई दे रहे हैं, उसका इम्पैक्ट। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट इन्फ्लेशन का, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ों पे उसके जो एक रिएक्शन है वो आता है। प्लीज़ देखिए, एक तो बिल्कुल आपने जैसे सही फरमाया कि ये जो एक वॉर का जो सिनेरियो चल रहा है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, ये अगर फ़ौरन इसको हल ना किया गया तो ये आगे आने वाले दिनों में न सिर्फ परेशानियां क्रिएट करेगा इन दोनों ममालिक के लिए, बल्कि इससे जुड़े तमाम रीजन में, बल्कि पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट आएगा। देखिए, हमें पता है कि रशिया जो है दुनिया के टॉप ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस में से है, और रशिया जो है वो उसका जो ऑयल है, अगर उस पर सैंक्शन लग जाती है तो वो ऑयल बेच नहीं पाएगा, ऑयल नहीं बेच पाएगा, तो फिर यकीनन ऑयल की प्राइसेस और बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। रशिया का तकरीबन 10% से ज़्यादा शेयर, मार्केट शेयर है। अगर आप उस मार्केट शेयर को ख़त्म करने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस मार्केट शेयर को कहीं ना कहीं से पूरा होना है, क्योंकि प्रोडक्शन या जो डिमांड है वो डिमांड कम नहीं हो रही। तो यकीनन ये सिर्फ ना सिर्फ ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगे, रशिया जो है वो वीट का भी एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और वीट की भी बहुत बड़ी 30% ऑफ एक्सपोर्ट है। वीट जो है वो पूरी दुनिया की रशिया एंड यूक्रेन से ही आती है। एग्जैक्टली। तो इस वक्त मसला ये है कि अगर आप रशिया पे सैंक्शंस लगाते चले जाएंगे, जैसे हम देख रहे हैं कि यूएस बहुत तेजी से कोशिश कर रहा है, और ये होना तो नहीं ये चाहिए। एक्चुअली catastrophe मामला होगी, बहुत ज्यादा ये खराब हो रहा है। यकीनन कैटास्ट्रोफी की तरफ जाएगा, और अगर इसको रोका नहीं गया तो पाकिस्तान जैसे ममालिक जो भी है,
वो रिसीविंग एंड पे होंगे। आप श्रीलंका की हालत देख रहे हैं, श्रीलंका में 200 से 285 रुपए का डॉलर विद इन फ्यू डेज हो गया, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल बैठ गई। तो हमें ये देखना है कि क्या ये जो इम्पैक्ट हो रहा है ये इस वक्त कोल्ड वॉर की सिचुएशन से हम निकल रहे हैं कि जो रशिया और यूएस की हुआ करती थी, और अब ये सामने सामने कन्फ्रंटेशन नजर आ रही है। इससे जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी हिट आएगी। इसके अलावा आपने ये देखा है, आपने अदालतों के फैसले आने के बाद उसके ऊपर हर एक को हक हासिल होता है इख्तलाफ राय करने का, लेकिन उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से किसी को राइट नहीं होता कि उसके रास्ते में रुकावट बने। लीगली कानूनी और आइनी पोजीशन ये होती है। हमें नहीं भी पसंद आएगा, हमने सरेखम तस्लीम किया, लेकिन हम एक उम्मीद का इजहार कर रहे हैं। मैंने कल मैसेज दिया, फ़ौरन एक वीडियो मैसेज, वही मैसेज मैं आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, अदालतों के हवाले से रखूँगा कि काश जितनी जल्दी के साथ ये फ़ैसला आया और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया गया चीज़ों को, जो हम फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से पिछले 15-20 दिन से सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, जो हमने पटिशन दायर की हुई थी कि पाकिस्तान के आइन की, कानून की, अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं पिछले 1 महीने से इस पाकिस्तान के अंदर, पंजाब और वफाक में। उस पर भी अदालत उज़्मा अगर इतनी फुर्ती के साथ, इतनी जल्दी के साथ, इतनी विजिलेंट तरीके से कोई रिस्पांस दे देती, और आइन के अंदर जो सुकम है एक कि जो डिफेक्शन क्लाज है उसमें डिफेक्शन की मुद्दत कितनी है, ताहयात है, 5 साल के लिए है या 10 साल के लिए है, काश उसको भी क्लैरिफाई कर देती जो हमने पटिशन दायर की थी। वाहियात नाअहली तो क्लियर है, जो भी नाअहल होगा वाहियात ही होगा, लेकिन ताहयात 5 साल 10 साल, लेकिन हमें अफसोस है कि उसके ऊपर जो है वो रिस्पांस नहीं आया। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे, ये जो डिप्टी स्पीकर साहब गए हैं लाहौर हाई कोर्ट और हमजा शहबाज साहब लाहौर हाई कोर्ट गए हैं, इंशाल्लाह पीर वाले दिन मेरा प्रोग्राम है कि मैं भी लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर करूँगा, और मैं मोहतरम रिस्पेक्टेबल अदालत आलिया से ये गुजारिश करूँगा कि आइन का आर्टिकल 63A(1) का जो अलिफ है, जो मैंने कल भी पढ़ के सुनाया, मैं आज भी जो है वो आपके सामने रख देता हूँ, दोबारा दोहराऊँगा क्योंकि असल चीज़ ही यही है, और उर्दू में मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने ये रखूँगा। और अभी मैंने एक रिस्पेक्टेबल टीवी चैनल को भी बीपर दे रहा था अंदर, तो मैंने बार बार ये बात रखी, ये जो कहते हैं कि पहले वोट पोल होगा तो डिफेक्शन क्लास लगेगी, जनाबे वाला वो 63(1) का बी है, बे है। जो 63(1) का अलिफ है उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर किसी ऐवान में किसी तनहा सियासी जमात पर मुश्तमिल पार्लिमानी पार्टी का कोई रुकन अलिफ अपनी सियासी जमात की रुकनीयत से इस्तीफा दे देता है, एक बंदा मेंबर सूबाई असम्बली है, मेंबर कौमी असम्बली है, मेंबर सेनेट है, और जिस पार्टी की तरफ से वो बना है, अगर वो अपनी पार्टी की रुकनीयत से इस्तीफा दे देता है तो वो डिफेक्ट हो जाता है। या इसी अलिफ के अंदर या के साथ लिखा है या किसी दूसरी पार्लिमानी पार्टी में शामिल हो जाए। ये पहली 63A(1) का जो पहला अलिफ है वो ये है। फिर उसके बाद बे है या बी है, जिसके अंदर 3 कैटेगरीज लिखी हैं कि अगर वो इन 3 इलेक्शंस के वक्त वोट अपनी पार्टी, पार्लिमानी पार्टी के डिसीजन के बरखिलाफ देता है, वजीर आजम और वजीर आला के इंतखाब के वक्त, एतमाद और अदम एतमाद के वक्त, और फाइनेंस बिल के वक्त, तो मैं पटिशन दायर करूंगा अदालत आलिया से कि पिछले 1 महीने से और खुसूसन पिछले 15 दिनों से पंजाब के अंदर ये जो गुलबर्ग का निजी होटल है, जो सियासी चंडू खाना बना हुआ है, मैं ये समझता हूं कि लोगों की खरीदो फरोख्त करने के हवाले से ये सियासी चकला बना हुआ है वो होटल। उसमें जो हमारे 20, 22, 25 बंदे रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं,
हमजा शहबाज साहब के साथ, बेगम सफदर रवान साहिबा के साथ बैठ के ओपनली ऐलान करते हैं कि हम नून लीग के साथ हैं, हम नून लीग के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से दायर दरख्वास्त पर फैसला जल्द सादिर करे। सोमवार को लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर करूंगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। 36% तो ये फेडरेशन और प्रोविंस मिलके डायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं। फिर इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स है, EOBI है, सोशल सिक्योरिटी है, तो आप तो बस देते ही चले जाते। लेबर लॉज है, यू नेम इट एंड दे आर देयर, इंडस्ट्रियल लॉ है। तो मसला ये है कि एक टैक्स पेयर या एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि मेरे पास एक विंडो हो जहां पे मैं ये सारी चीज़ों को दे दूं और मुझे कोई 36 एजेंसियां आके तंग ना करे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात हो रही थी उसमें सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त प्लान कर रही थी वो यही प्लान कर रही थी कि एक सिंगल विंडो बना दी जाए और उस सिंगल विंडो से सारी चीज़ें हो जाए। अब आप जब नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जाते हैं SCCP के पास, तो वो आपका NTN, आपका सोशल सिक्योरिटी और आपका EOBI एक ही जगह से रजिस्टर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें यकीनन बहुत इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन मजीद इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। इसके बाद प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको टैक्स पेयर के ऊपर भरोसा नहीं है और टैक्स पेयर को टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भरोसा नहीं है। तो दोनों लोग जो है वो कहीं ना कहीं, वो आपने सही मिसाल दी है, लेकिन आपने बताया कि इतना परसेंटेज डिफरेंट चीज़ों को देना पड़ता है। कोई ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपने ये बोला कि हाँ भाई इतना %, टैक्स है? ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास ये इदारे आते रहेंगे, ये आपको तंग करते रहेंगे और ये करप्शन में लीड करते हैं। ये हर कोई जानता है कि कोई भी सही टैक्स देना नहीं चाहता, फिर वो करप्शन करता है, वो पैसे देता है और पैसे देकर अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाता है या उसको इतना तंग कर दिया जाता है। FBR की जानिब से एक तरफ उनको टारगेट्स दिए जाते हैं और एक तरफ वो अगर इस तरीके से कुछ वर्ड्स नॉर्मली जो बिल्डर्स हजरात हैं खासकर, वो तो हरासमेंट की तरफ कहते हैं। तो जरा ये प्लीज जरा पॉइंट आउट कीजिए कि ये क्यों ऐसा होता है। मैं आपको एक बात बड़ी कैटेगोरिकली कहता हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। ताली को बजने के लिए दोनों हाथों को मिलना जरूरी है। राइट। तो अगर हम ये कहते हैं कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन खराब है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने भी गिरबान में झांकना होगा। अगर मैं सही टैक्स देता हूं तो मुझे डर किस बात का, फिर मैं क्यों रिश्वत के लिए उसको कहता हूं कि मेरे पैसे लेकर मेरा काम को कर दो और मेरी जान छोड़ो। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है। FBR को टैक्स पेयर के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, सिस्टम के ऊपर टैक्स पेयर को भरोसा करना पड़ेगा कि सिस्टम अननेसेसरीली तंग नहीं करेगा। जब सिस्टम के ऊपर टैक्स पेयर भरोसा करता है तो टैक्स पेयर भी वही चीजें जो है एंजॉय कर रहा होता है जो नॉन फाइलर एंजॉय कर रहा होता है। ये एक आपने बहुत बड़ी करेज और डिस्करेज करने बिल्कुल वाली बात आपने है। बिल्कुल यू निप्ड इन द बड के चैलेंज ये है कि इस वक्त अगर मैं टैक्स नहीं दे रहा और आप टैक्स दे रही हैं तो हम दोनों को एक जैसे फायदे हैं, हम दोनों को एक जैसी फैसिलिटीज है। हमें आपके ऊपर क्या जरूरत है टैक्स देने की और क्या जरूरत है उसको, वो क्यों आएगा टैक्स फाइलर बनने की? चिकन एंड एग सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि पहले मुर्गी आई थी या पहले अंडा आया था। मसला ये है कि टैक्स क्यों देना है। टैक्स इसलिए देना है कि आपका मुल्क चलेगा कैसे। अगर टैक्स रेवेन्यू जमा नहीं होगा तो मुल्क तो आपका टैक्स के पैसों से चलता है। टैक्स इस वक्त आपका ब्लड लाइन के तौर पे काम करता है। वो किसी भी मुल्क के लिए एक ब्लड की तरीके से काम करता है, क्योंकि आपकी रेवेन्यू के टारगेट्स होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे चलेगी? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू कहाँ से मिलता है? एक टैक्स रेवेन्यू मिलता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू मिलता है। टैक्स रेवेन्यू मैं और आप और ये जितना आपका अमला यहाँ PTV में बैठा है वो अपनी तनख्वाहों से देता है और उससे गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं। एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू वो है कि जो गवर्नमेंट की अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो बॉन्ड्स में हो, चाहे वो रेंट की सूरत में हो, चाहे वो उसने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका रिटर्न आ रहा हो, या कहीं जो बिजनेसेस गवर्नमेंट ओन करती है उस पर प्रॉफिट आ रहा हो, तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। तो गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत कम होता है, लेकिन टैक्स रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है। इस साल गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू 5.8 ट्रिलियन इनिशियली रखा गया था, जिसको रिवाइज करके 6.1 ट्रिलियन किया गया। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट टैक्स रेवेन्यू टारगेट तय किया गया। और इस वक्त तक, मार्च के एंड तक, ना सिर्फ पाकिस्तान ने उस टारगेट को अचीव किया है
बल्कि उसको सरपास किया है। तो इसका Right. मकसद ये है कि यू आर वेल ऑन कोर्स टू कलेक्ट 6.1 ट्रिलियन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। पिछले साल हमने 4.7 ट्रिलियन का टैक्स कलेक्ट किया था, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, हिस्ट्री right? का And अब सबसे ज्यादा 5.8 टैक्स, वो भी 5.6.1 की हम बात कर रहे हैं, और हम 6.1 को वो तो अचीव बढ़ा दिएगा कर ना, जाएंगे। straight up, हाँ। अभी आप ये देखिए कि मार्च यानी 9 महीने के 3 क्वार्टर्स में हमने ना सिर्फ अपने टैक्स के टारगेट को अचीव किया बल्कि सरपास किया है। निशान साहब, ये तो डायरेक्ट टैक्स थे, अब इनडायरेक्ट टैक्स की भी डिबेट करेंगे, लेकिन ये सेगमेंट देख लूं उसके बाद प्लीज। मार्केट हाइलाइट्स देखते हैं, पूरे हफ्ते की क्या परफॉर्मेंस रही। मंडे के दिन 43,902.04 पे क्लोजर रहा मार्केट का, और 1250.07 डिक्लाइनिंग पॉइंट्स देखे गए। 170.36 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। वॉल्यूम्स कुछ मंडे के दिन हमने देखा था सेलिंग साइड पे, या फिर हम कह सकते हैं पैनिक साइड पे देखा गया था, जब यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस के हवाले से एक न्यूज़ आ रही थी, और खासकर ये देखा जा रहा था कि असेंबली डिसॉल्व कर दी गई है। तो ये जो है वो न्यूज़ थी जिसको मार्केट ने काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट दिया था। ट्यूसडे के दिन 43,928.08 मार्केट में क्लोजर रहा। 26.04 का गेन देखा गया, एक माइनर रेंज बाउंड पोजीशन, लेकिन मार्केट ने ये बिहेव किया कि मार्केट की डायरेक्शन जो है वो अब ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस की तरफ रहेगी। 115.53 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड, एंड वेंसडे के दिन 44,111.1 मार्केट का क्लोजर रहा। 44,000 के लेवल पे मार्केट जो है वो कल वेंसडे के दिन अचीव करते हुए दिखाई दी। 183.02 का इजाफा देखा गया। 108.36 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। थर्सडे के दिन, दैट इज यस्टरडे, कल के दिन हमने देखा मार्केट में एक नेगेटिविटी 43,786.83 पे क्लोजर रहा। 324.27 पॉइंट्स नेगेटिव चेंज देखे गए। इट मींस के जो कोर्ट का वर्डिक्ट आना था उसके ऊपर भी एक इन्वेस्टर्स की आइज थी, थोड़ा सा एक लैक लस्टर बिहेवियर देखा गया था। 140.94 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड, एंड लास्टली यानी कि आज के दिन, फ्राइडे के दिन 44,444.58 पे इंडेक्स का क्लोजर रहा। इट मींस कि यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस लेवल, क्लैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है, पॉलिसी रेट का इम्पैक्ट है, और डॉलर की जो एक शार्प डिक्लाइन देखा गया है 2 रुपये और कुछ पैसे का। तो इट मींस कि यहाँ पे एक पॉजिटिव मार्केट ने बिहेव किया। 657.75 पॉइंट्स जो है वो गेन किए गए आज के दिन, और पूरे वीक के अंदर अगर हम एक पॉजिटिविटी देखें तो यहाँ पे जितने पॉइंट्स डिक्लाइन हुए, तकरीबन हम कह सकते हैं समहाउ मार्केट ने रिकवरी कुछ ना कुछ कर ली है। 227.88 का मिलियन शेयर्स का कारोबार देखा गया है। इट मीन्स के आज के दिन से अगर थोड़ी सी आप स्टैटिस्टिक्स देखें मार्केट के, और यहाँ पे चार्ट देखें, तो पता ये चलता है कि जो फ्रेश बाइंग की बात की जा रही है, या फिर उन इन्वेस्टर्स की बात की जा रही है जो डिप्स का वेट कर रहे थे कि बाइंग ऑन डिप्स करेंगे, आज के दिन वो फाइनली मार्केट के अंदर देखा गया। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी देखी गई, और ख़ासकर अगर वॉल्यूम्स की बात करें आप, तो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हुए दिखाई दिए। ज़ीशान साहब भी मौजूद हैं, मज़ीद बात करते हैं उनसे। ज़ीशान साहब, टैक्स के हवाले से बात हो रही है और इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हर चीज़ के ऊपर टैक्स है, चाहे वो आप कोल्ड ड्रिंक खरीदें या आइसक्रीम खरीदें या वॉट एवर थिंग यू वांट टू बाय, टैक्स मौजूद है उसके ऊपर। तो ऑलरेडी फाइलर भी हैं, ऑलरेडी आप इतना टैक्स भी दे रहे हैं, फिर इस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, 2 तरीके के टैक्सेशन है पाकिस्तान में। एक है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है कि जो आप कमाएंगे उसके ऊपर आप टैक्स देंगे, अगर आप नहीं कमाएंगे तो आप टैक्स नहीं देंगे। जी ज़ीशान साहब, यहाँ आपको पॉज करूंगी। अकील करीम डेडी साहब हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद हैं, चेयरमैन एकेडी ग्रुप, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहेंगे, पॉलिटिकल कैओस, मार्केट ने आज बिहेव कर लिया फाइनली, और पूरे हफ्ते में हमने ये देखा कि एक इम्प्रॉम्प्टू सिचुएशन देखी गई है। प्लीज़ ज़रा कमेंट कीजिए। देखिए, मार्केट मांगती है स्टेबिलिटी। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डेफिनेट उसकी वजह से लोग एक्सपेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी आ जाती है। और दूसरा एक बात है कि कल आपने देखा था कि डिस्काउंट रेट बढ़ा था जी, पॉलिसी रेट गवर्नमेंट बढ़ाया था, तो ये भी मैं समझता हूँ, लोग अक्सर ये कह रहे हैं कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। मैंने कहा ये कल नहीं बढ़ा, ये ऑलरेडी पहले बढ़ चुका था। कल तो उन्होंने एडजस्टमेंट किए। कल तो जो बैंक की बोरोइंग होती है ना, जो स्टेट बैंक से, ये उसके इंस्ट्रूमेंट के रेट बढ़े हैं। अदरवाइज जो बेचारी गवर्नमेंट बोरो करती है उसके तो वो पहले बढ़ चुके हैं। तो पाकिस्तान में तो आपको एक बात का पता होना चाहिए कि हम कोशिश भी करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर जो ढूंढ के लाते हैं वो बैंकर को लाते हैं। तो बैंकर तो बेचारा अपने मसले पहले हल करेगा ना, अपने वो तो अपने मसाइल वो हल कर रहे हैं। बस हम गवर्नमेंट डंडे खा रही है और बैंकर नाच रहे हैं। हनीमून पीरियड बन गया इनका रमजान के महीने में।
राइट सर, तो मार्केट ने, आपने देखा कि मार्केट तो पॉजिटिव रिएक्ट कर रही है इतनी दीदी मैंने कहा सब मार्केट का ताल्लुक स्टेबिलिटी से ज्यादा होता है। जी जब भी स्टेबिलिटी, अब ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन ना आता ना, ये लटका के रखते ना, तो ये मार्केट इसी तरह लटकी रही। टग ऑफ वॉर रहता, लेकिन राइट। जब वो डिसीजन आ गया है तो उस वजह से आपने देखा होगा एक चीज नहीं हुई है, एक तो मार्केट ने परफॉर्म किया है, दूसरा आपने देखा कि आपका रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ है। और ये जो रुपी स्ट्रॉन्ग होना, ये आप देखें 184 पे इंटरबैंक मार्केट में रुपी ने ट्रेड किया। तो मेरा ख्याल है कि स्टेबिलिटी अगर फर्दर आप आगे देखेंगे तो मार्केट परफॉर्म करेगी, लेकिन फर्दर अगर कोई रिस्क सिचुएशन होगी तो फिर मार्केट पे लोगों को साइडलाइन बैठना पड़ेगा। सर इतना ज़्यादा एक पॉलिसी का एक हम कह सकते हैं ना पूरा तूफान था, यहाँ पर पॉलिसीज बनाई गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई, कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया गया, उसके बावजूद अब थोड़ा सा मैस दिखाई दे रहा है चीज़ें। क्या समझते हैं आप, क्या इकोनॉमी ट्रैक पर रहेगी? मैं आपको बात बताता हूँ, हमारी मार्केट की परफॉर्मेंस हमने नहीं देखी, लेकिन गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया था। गवर्नमेंट की पॉलिसियों से लोगों को बेनिफिट हुआ था, कॉर्पोरेट अर्निंग वगैरह बढ़ी थी, रेवेन्यू टारगेट वगैरह बढ़ा था। इसमें कोई शक नहीं है कि एग्रीकल्चर में अच्छी ग्रोथ आई थी। कोई एक भी जगह ऐसी नहीं है जिसपे हम इनको, गवर्नमेंट को ब्लेम दे सके। सिर्फ एक जगह हम इनको ब्लेम दे सकते हैं कि ये जो इन्होंने IMF से जो मुआहिदा किया था ना कि हम स्टेट बैंक से बोरो नहीं करेंगे, तो वो मुआहिदा जो है वो है नहीं होना चाहिए। वो आपने हमारे प्रोग्राम में पहले भी जिक्र किया था। पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ बैंकरों के ऊपर डिपेंड करेगी, और फिर साथ में बैंकर बेचारा फाइनेंस मिनिस्टर है, तो फिर आप सोच लो कि हमारा क्या हाल होना था। तो वो भी बिल्कुल इस पर हमारी गाइडलाइन ही हुआ है, कोई ऐसी नई चीज नहीं हुई है कि आप एक एग्रीमेंट करके आ गए कि आप स्टेट बैंक से पैसे नहीं लेंगे। तो भाई इतना कल को बैंक आपको ब्लैकमेल करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि आप ब्लैकमेल हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी ब्लैकमेलिंग थी ना कि पॉलिसी रेट 9.5% है और टी-बिल आप 13% में खरीद रहे हो। कभी दुनिया में किसी ने भी नहीं सुना होगा, ये पहली दफा ही हुआ होगा, इसके पहले कभी नहीं हुआ होगा। दूसरी एक बात, सबसे खतरनाक बात, कि IMF ने एक कंडीशन लगाई कि गवर्नमेंट सिंगल ट्रेजरी अकाउंट खोलेगी जी, जितना गवर्नमेंट का डिपॉजिट है उसमें चला जाता। तो हमारी गवर्नमेंट ने जो एक चीज इम्प्लीमेंट नहीं की, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, उनको भी दाद देनी चाहिए कि उससे गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फायदा होना था। उसकी वजह से गवर्नमेंट की बोरोइंग थोड़ी सी कम हो जाती, लेकिन उन्होंने उस चीज से इम्प्लीमेंट नहीं किया। वैसे तो IMF कर करके उन्होंने सब कुछ जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट की सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर दी। जो गवर्नमेंट के फेवर में जो एक चीज थी, एक चीज छोड़ के बाकी सब इम्प्लीमेंट कर दी उन्होंने। राइट चलें जी सर, इट मीन्स कि यहाँ पे अब हम कह सकते हैं कि मंडे के दिन से थोड़े से हालात चेंज होंगे तो चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी फर्दर। मेरा अपना भी ये ख्याल है कि आज जाहिर बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, उनका रिएक्शन देखा जाएगा कि क्या होता है इनका रिएक्शन। ठीक है, दूसरा वो कौन से शाम को खिताब कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें मार्केट के साथ चलती है। हमने पिछले दिनों ये सुना था कि बहुत बड़ी साजिशों की बातें हुई थी, लेकिन डिसीजन जो कोर्ट का है उसमें तो सिर्फ ऐसा ही लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ था। तो मतलब है कि ये सारी चीजें हम, जाहिर बात है कि हर एक डिसीजन के बाद ही बात कर सकते हैं, तो मंडे को ज्यादा क्लियरिटी होगी, बेहतर बात कर अकील सकेंगे। साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बस मैं ये पूछना चाहूंगी कि मार्केट में जो इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं या वो इन्वेस्टर्स जो मौजूद हैं उनको प्लीज एडवाइस कीजिए कि अभी क्या करना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, मार्केट में मैंने कहा ना कॉर्पोरेट अर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी आई हुई है, मार्केट बहुत सस्ती है। मार्केट गिरी क्यों, ये अक्ल परेशान थी, और मार्केट अब क्यों गिरेगी ये भी समझ से बाहर आ रहा है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि इस लेवल पे मार्केट इतनी सस्ती, तो जब हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था तब भी इतनी सस्ती मार्केट नहीं थी जो आज है। तो ये तो इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है। अब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको जरूर बाय करना चाहिए। अगर इन्वेस्टर को स्पेकुलेशन करना है तो वो अपने घर बैठे तो ज्यादा अच्छा है।
राइट, वेल थैंक यू सो मच एकेडी, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस और बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि मार्केट ने पहले भी हिस्टोरिकली भी इतना रिएक्शन दिया है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल चीप दिखाई देते हैं। एक बार जबकि उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर पावर जब पाकिस्तान बना था 28 में 1998 को, जब मार्केट ने जो है वो इतनी प्राइस अर्निंग मल्टीपल शो की थी। उसके बाद 2008 में, कल भी अफरोज मर्चेंट साहब मौजूद थे, उन्होंने भी यही बताया था कि 3 बार पूरी हिस्ट्री में पाकिस्तान की प्राइस अर्निंग मल्टीपल 4 के पीई पे गया है और अभी भी वही नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। इट मींस कि यहाँ से नीचे जाने का तो सवाल नहीं है। अब जो एक फ़ायदा होगा वो इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल को अब ऊपर ही की तरफ ट्रेड होगी। जीशान साहब मौजूद हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के हवाले से बात हो रही थी। जीशान साहब, पॉलिटिकल भी थोड़ा सा अकील करीम डेडी साहब का भी व्यू सुना आपने, उसके ऊपर भी थोड़ा कमेंट कर लें, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट पे चलते हैं टैक्स मैं पे। अभी जब अकील साहब बात कर रहे थे तो मैं ट्विटर पे कुछ ट्वीट्स देख रहा था, तो एतजाज हसन साहब की एक ट्वीट बड़ी अच्छी लगी मुझे। उन्होंने कहा कि जी अमेरिका जीत गया, पाकिस्तान हार गया, सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका को जितवा दिया। इसी तरीके से उन्होंने एक और ट्वीट भी की कि इमरान खान साहब को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है बिल्कुल सबके सामने, यानी जो जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की थी उनको अलग छोड़ दिया, इमरान साहब को फंसा दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट्स हैं जो मैं देख रहा हूँ और इसी तरीके से इनका इम्पैक्ट है। जैसे अकील साहब ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं किया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल है और जो उन्होंने फैसला किया है वो हर एक के लिए मुकद्दम और एक्सेप्टेबल है, लेकिन गलती इंसान से ही होती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने ही किया था और कई सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा, सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं जजेस ने कहा था कि हमसे गलत फैसला हुआ। मैं ये समझता हूँ कि यस, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अब ख़त्म होने चाहिए और इट ऑल डिपेंड्स कि इमरान खान साहब आज शाम को क्या खिताब करते हैं। और बिल्कुल, कैबिनेट की मीटिंग जारी है अभी। उन्होंने यानी वो आज शाम को कोई जो खिताब करेंगे उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें मुनहसर हैं और यकीनन परवेज़ इलाही साहब का भी ट्वीट पढ़ रहा था कि मैंने देखा कि जी 11 तारीख को जो है वो शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे में फ़र्द जुर्म आयद होना था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये 9 तारीख की रिस्ट्रिक्शन डाली है। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन आई एम श्योर कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये करेक्टिव और क्लियर होती जाएगी, क्लियरिटी आती जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बातों में नज़र आती है चीज़ें कि ये जो हुआ है ये तो शायद मांगा भी नहीं गया था, लेकिन ये हो गया है, लेकिन अब ये है। तो बहरहाल हम उसको क्रिटिसाइज या उसको हम वो नहीं कर सकते, ना हमें करना चाहिए। जो आज है हमें उस पर बात करनी चाहिए और आज यही है कि कल पोलिंग होगी और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट वी वर डिस्कसिंग कि पाकिस्तान का जो टैक्सेशन रिजीम है वो 2 तरीके का है, एक डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो है कि आप जितना कमाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ उसे कि उसकी जेब से टैक्स कट के मिलता है उसे, अगर वो उसकी जेब उसे खुद देना पड़े तो वो भी नहीं देगा। तो मसला ये है कि आपको टैक्स रेट्स को कम करना पड़ेगा। अगर आपको टैक्स बेस बढ़ाने की बात करनी है, क्योंकि स्मगलिंग इंड्यूस ही हाई टैक्स रेट्स की वजह से होती है। अगर आप टैक्स रेट्स को कम रखेंगे, आप टैक्स रेट्स को रैशनलाइज रखेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देंगे और ये भरोसा देंगे टैक्स पेयर को कि तुम जब सिस्टम में आओगे तो तुम्हें अननेसेसरी ऑडिट नहीं किया जाएगा, तुमसे रिश्वतें नहीं मांगी अच्छा, ये ऑडिट वाला भी एक अलग से हम कह सकते हैं पॉइंट होता है। जब सारी चीजें बेहतरी की तरफ आ रही होती हैं, सब कुछ स्मूथ जा रहा होता है, सारे टैक्स फाइल कर दिए होते हैं, सब कुछ सही होता है, अचानक से एक ऑडिट वाली चीज इस आ वक्त जाती एक है। डिलेमा मैं आपको बताता हूँ कि जिसने टैक्स ईयर 2021 के रिटर्न्स टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं, मेजॉरिटी लोगों के जो है नोटिस आ चुके हैं। ये चीज़ हमने क्रिटिकली एफबीआर से कही है कि ये चीज़ ना सिर्फ आपने जो कुछ सालों में एक बड़ी गुडविल बनाई है, आप उस गुडविल को बहुत तेजी से वाइप आउट कर रहे हैं। क्योंकि आप ये देखें, और फ्रिवलेस किस्म के नोटिसेस हैं। उसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। भाई तुमने उसको समझने के लिए आपको कंसल्टेंट के पास बैठना पड़ेगा। तुमने फलानी चीज, हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि तुमने गाड़ी खरीदी है, भाई आप चेक तो करो वो डिक्लेयर है मेरे स्टेटमेंट में या नहीं, बगैर चेक किए। अच्छा, मजे की बात ये कि 5 साल से स्मूथ आप फाइल कर रहे होते हैं और 5 साल के बाद आपके पास नोटिस आता है कि हमें पिछले 5 साल का रिकॉर्ड चाहिए। मैं आपको एक बड़ी मजा का खेस बात बताता हूं, टाइम कम है हमारे बड़ी पास। एक आधी मिनट में खत्म हो जाएगी। मेरा बेटा, उसने अपना टैक्स रिटर्न फाइल किया 20 साल की उम्र में, उसको पिछले 5 साल के टैक्स नोटिस आगे कि तुम्हारी इनकम पिछले 5 साल की है। पिछले 5 साल में तो वो 15 साल का था, वो कहाँ कमा रहा था, वो तो अब 20 साल का हुआ है और उसने अब टैक्स रिटर्न फौरन फाइल किया है, तो आप उसको सजा देना चाह रहे। ये चीज जो है आपको डिस्क्रेडिट, ये आपको जो है इस चीज को डिस्करेज करने वाली बात है। आपको
फोकस करना पड़ेगा कि सही चीज़ों की तरफ आपको निशानदेही करनी है कि हाँ ये चीज़ सही हो रही है। जैसे गलत की निशानदेही होती है वैसे सही की भी निशानदेही होती है। अच्छा काम हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। FBR को भी चाहिए और बिजनेस कम्युनिटी को भी चाहिए, दोनों एक इंसाफ के तहत और ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी निभाएं। थैंक यू सो मच ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।